सलमान खान को सऊदी अरब ने एक बहुत बड़े एजाज से नवाजा है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है। आप इंडिया की तरह अपने बॉलीवुड को या अपने लॉलीवुड को आप इतना कमाल का कर ले, अब इंडिया के अंदर भले जो कुछ गंद बंद होता रहा हो, लेकिन वो बॉलीवुड के जरिए ऐसा पोर्ट्रे करते हैं दुनिया को जैसे पता नहीं वो क्या चीज़ है। मिडिल ईस्ट जो आपका है और ख़ास तौर पे सऊदी अरब और ये यूएई का पूरा खित्ता जो है, अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। तो भारत के साथ सऊदी अरब के बड़े इस वक्त डीपनिंग रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक, लेकिन वो कैसे तरक्की कर गया यार इतनी, और हम कहाँ बैठे हुए हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है भाई। वो चाइना को टक्कर देने के लिए आज खड़ा हुआ है। हम जाते सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर्स दे दो हमें। हम 2-3 अरब डॉलर्स की भीख मांगने जाते हैं। हम कहते हैं कि सऊदी अरब हमारा ये तो वो ये, नहीं भाई, हम भिखारी हैं उसके आगे, क्योंकि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं उसके आगे। इंडिया ऑन द अदर हैंड उसके साथ ट्रेड पार्टनरशिप करता है। कि मुझे उस दिन का इंतजार है जब हम भीख मांगना बंद कर दें। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरेबिया मतलब यूएई जो वहाँ भी विचारधारा रखने वाले ये जो मुल्क थे, अब वो जो है ना वो सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। मतलब आप कहते हो ना कि जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हो तो उससे पहले आप साइंस देते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सऊदी अरेबिया यूएई जैसे कंट्रीज इस्लाम को छोड़ रहे हैं, हालांकि हो भी सकता है। सऊदी अरेबिया के प्रिंस की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पिछले दिनों एक स्टेटमेंट भी आया था कि ये जो सारी हदीसें हैं मैं उसको नहीं मानता, मैं पहले वाली हदीसों को मानता हूँ, क्योंकि ये जो हदीस है ना वो प्रॉफिट मोहम्मद के गुजर जाने के 100 साल के बाद फिर लिखी गई थी, तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं। चलो जो भी है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि सऊदी अरेबिया ने सलमान खान को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। अब किसी इंडियन को दिया होता तो चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये तो नाचने गाने वाले हैं और नाचने गाना तो इस्लाम में हराम है, तो फिर ये कैसे हो रहा है। और वो भी उस इंडिया के साथ जिसके जो हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, हिंदू कंट्री है, और कभी भी मतलब कि कभी भी ये सिचुएशन हो सकती है कि पाकिस्तान को पिल देगा कभी, और पाकिस्तान में मुसलमान रहते तो मुसलमानों की सऊदी ने नहीं सोची। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सलमान खान को सऊदी अरब ने एक बहुत बड़े एजाज से नवाजा है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है सलमान खान के लिए। अदाकार ने जो है वो इस तकरीब के हवाले से अपने इंस्टाग्राम पे लिखा और कैप्शन में लिखा कि नासिर भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, और इसमें मुबारकबाद दी लोगों ने सलमान खान को। बाकायदा एक अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई और वहाँ पे सलमान खान ने जो है वो जाके अपना अवार्ड लिया। लेकिन हमारे लिए बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट, मुख्तलिफ, कड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले, वो बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। अच्छा, इस तब्दीली का रुझान हमें कहाँ नजर आ रहा है? इस तब्दीली का रुझान हमें इंडिया की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है सारा। हालांकि हमने बड़े दावे किए थे कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है। दोस्त नहीं है। आप अपने दोस्त से भी हर वक्त अगर भीख मांगते रहोगे ना, तो वो भी एक टाइम पे आके आपको दोस्ती की नज़र से देखना छोड़ देगा, आपको भिखारी की नज़र से देखेगा। तो हम जब सऊदी अरब के पास गए, हमने कुछ मांगा उनसे। खैर, अब इंडिया के साथ क्या सीन है? अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज कर रहा है, क्योंकि इंडियन फिल्मों ने बड़ा असर दिखाया है। मैं अक्सर कहता हूँ अपनी फिल्मों को प्रमोट करो। ये जो फिल्म है ना, ये किसी भी मुल्क की शनाख्त का जरिया बन जाती है। आप इंडिया की तरह अपने बॉलीवुड को या अपने लॉलीवुड को आप इतना कमाल का कर ले, अब इंडिया के अंदर भले जो कुछ गंद बंद होता रहा हो, लेकिन वो बॉलीवुड के जरिए ऐसा पोर्ट्रे करते हैं दुनिया को जैसे पता नहीं वो क्या चीज़ है। या तो आप इस तरह कर लें, अब इस वक्त आप यूएई जाएं, वहाँ पे अरबी जो है वो इंडियन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। सऊदी अरब में लोग इंडियंस के जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सितारे हैं, उनके फैंस हैं। हालांकि भले ही उनको जुबान समझ ना आए, बट दे लव देम। मिडिल ईस्ट जो आपका है और ख़ास तौर पे सऊदी अरब और ये यूएई का पूरा खित्ता जो है, दे आर फैंस। ये पागल है उनके पीछे। और यूएई जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पे इंडियंस हर जगह फैले हुए हैं। अब आप सऊदी अरब को भले आप बुरा भला कह लो यहाँ पे, लेकिन कसूर कुछ हमारा भी है। आप देखो ना कि सऊदी अरब और इंडिया आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। इंडिया की रिलायंस कंपनी और सऊदी अरब की अरामको कंपनी आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। हम जाते सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर्स दे दो हमें। हम 2-3 अरब डॉलर्स की भीख मांगने जाते हैं।
हम कहते हैं जी सऊदी अरब हमारा ये तो वो ये, नहीं भाई, हम भिखारी हैं उसके आगे, क्योंकि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं उसके आगे। इंडिया ऑन द अदर हैंड उसके साथ ट्रेड पार्टनरशिप करता है। मैं कोई इंडिया से इंप्रेस्ड नहीं हुआ, लेकिन मुझे दुख तब होता है कि यार एक मुल्क जो एक टाइम पे आजाद हुआ, वो भी मेरे साथ ही आजाद हुआ था, उसकी भी उतनी फटीचर हालत थी जितनी मेरी थी। इंडिया की भी उतनी बुरी हालत थी जितनी पाकिस्तान की थी। ना उनके पास पैसे थे खाने को, ना हमारे पास पैसे थे इतने खाने को, लेकिन वो कैसे तरक्की कर गया यार इतनी, और हम कहां बैठे हुए हैं, और वो कहां से कहां पहुंच रहा है भाई। वो चाइना को टक्कर देने के लिए आज खड़ा हुआ है। अब सलमान खान को उन्होंने इतने बड़े एजाज से नवाज दिया है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। अब सलमान खान अब इंडियन जो सऊदी अरब में है वो कितने प्राउड होंगे, हालांकि उससे उनकी मईशत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सलमान खान ने उनके घर दाने नहीं डालने, लेकिन आप ये देखें कि वो इंडियंस खुद को कितना प्राउड फील कर रहे होंगे, वो इंडियंस कितना अच्छा फील कर रहे होंगे खुद को। ये चीजें हम लोग देखते नहीं। तो भारत के साथ सऊदी अरब के बड़े इस वक्त डीपनिंग रिलेशनशिप है इकोनॉमिक के। सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का एक लीडिंग मुल्क है, ओआईसी को हेड भी करते हैं। जब कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का ये सारा मोदी सरकार ने वहां पे काम किया, तो पाकिस्तान की तवक्को थी और मुतालबा भी था कि सऊदी अरब की तरफ से बड़ी भरपूर हिमायत हमें मिलेगी, लेकिन वो हिमायत हमें नहीं मिली। और उसकी वजह ये है कि अब जो ताल्लुकात है ना, उसकी नौयत इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इन चीज़ों के ऊपर होती है। ये मामलात पर शायद ममालिक इस तरह से रिएक्ट नहीं करते, इवन हमारे मुस्लिम ममालिक भी। एक बात हमेशा कही जाती है कि किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी इकॉनमी मजबूत होती है। और जो मेरी उम्मीद हमेशा ये रहती है अपने हुक्मरानों से, वो चाहे इमरान खान हो या इससे पहले जितने हुक्मरान थे, मैं उनको ये कहा करता था कि मुझे उस दिन का इंतजार है जब हम भीख मांगना बंद कर दें, चाहे वो भीख पैसे का हो या भीख किसी और चीज का हो। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई भी हुक्मरान ये सबक नहीं सीखता रहा कि जब भिखारी होते हैं उनको कई दफा झिड़कते हैं देने वाले, उनको कई दफा कहते हैं तुम ये करो, ये ना हमसे तवक्को करो, तो हमें ये चीजें ज़हनी तौर पर रिकंसाइल कर जाना चाहिए। हम आगे चल सके, हम पीछे धंसते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो विदाउट नाउ रिफॉर्मिस्ट एजेंडा, और वो भी कोई विजनरी किस्म का रिफॉर्मिस्ट, ये मुल्क को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आबादी बढ़ती जा रही है, पानी की शॉर्टेज नजर आ रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, रिजर्वॉयर्स है नहीं, सी इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं ऑन द कोस्ट, गिनते जाएं आप। तो इसलिए ये कि जी एक नई इलेक्शन हो गई तो सारे मसले हल हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। अब सिचुएशन ये है कि ऐसे चल नहीं सकता। जब जनरल हमारे आर्मी चीफ जब ये कहते हैं, जनरल बाजवा जब ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हमने करनी है, तो मैं उनको सलूट करता हूँ। काश के ये लफ्ज हम पहले सुनते, काश के जब लड़ाई झगड़े हो रहे थे और जंगें हो रही थी उस वक्त हम ये सुनते। चले, बेटर लेट देन नेवर। तो इसको सीरियसली नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी, और नॉर्मलाइजेशन के दो पहलू है। वो ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन करेगा उसको इंडियन एजेंट नहीं करार देना, उसको मोदी का जो यार है, वो गद्दार है, वो बात नहीं चलनी है। कोई यारी वारी की बात नहीं है, रियासत की बात है। रियासत किसी की यार नहीं होती सिवाय अपनी। तो पहले तो ये है कि इसमें पूरी भरपूर तरीके के साथ एस्टैब्लिशमेंट को इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। जो जनरल बाजवा कह रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन, रीसेट फॉरेन पॉलिसी, ये करनी पड़ेगी आपको, और आप ही कर सकते हैं, बिकॉज आप ही ने ये बनाई है। फिर कोई नहीं कहेगा, आपके ऊपर उंगली उठाएगा कि मोदी का जो यार है। ये यारी की बात नहीं है, ये अपनी सर्वाइवल की बात। हम यार नहीं है मोदी के, हम अपनी हफज के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो हमें करना चाहिए, और उसके लिए अमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि पीस डिविडेंड जो है ना, जो कि हम जंगजू रियासत के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, वो कम करने पड़ेंगे। वो उसी वक्त कम कर सकेंगे जब थ्रेट जो है ऑफ वॉर खत्म होगी। थ्रेट ऑफ वॉर उस वक्त खत्म होगी जब नॉर्मलाइजेशन होगी और इश्यूज जो है रिजॉल्व होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होंगे। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लाइक कश्मीर जो रातों रात नहीं रिजॉल्व हो सकती। सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को उसके ऊपर रोक देना, अब वो फलसफा खत्म हो चुका है, आप बाकी चीजें रिजॉल्व करें, और फिर आगे जाके देखा जाएगा जब वक्त आएगा कि हमने कैसे ये मसले हल करने। पहले अपने आप को तो मजबूत करें। हमने इंडिया को कमजोर करते करते अपने आप को कमजोर कर लिया। तो ये रिफॉर्म का एजेंडा हैज आल्सो गॉट टू बी दिस क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अगर ऐसी सोच के बगैर ये हुकूमत आ जाती है, उसका भी वही असर होगा जो इसका हुआ, उससे भी बुरा होगा। बिकॉज उस वक्त फिर आवाम जब खड़ी होगी और इनकलाब लाएगी, तो उस इनकलाब के अंदर खून खराबा के अलावा कुछ नहीं होगा, कोई उसके अंदर सेलिब्रेशन नहीं होगी।
ये तारीख है ऑफ फेल्ड स्टेट्स। तो इसलिए अब तारीख के लेक्चर देने की तो हमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पहले भी अगर आपको याद हो तो जनरल मुशर्रफ ने भी तो ये वाली बहुत सारे ओवरचर्स लिए थे। 2007 में जनरल मुशर्रफ जो है वो तो पीस के इंडिया के साथ बहुत बड़े चैंपियन बन गए थे, और खुर्शीद कसूरी साहब ने डॉक्यूमेंट किया सारा कुछ। मनमोहन सिंह उनके फॉर्मूले के साथ बातचीत हो रही थी। हमने बड़े सारे मौके गंवाए, अनफॉर्चुनेटली तारीख हमें बताती है। मगर रजा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, हवाला जो दिया, जनरल मुशर्रफ भी अपना काम कंप्लीट नहीं कर सके, उनके रास्ते में भी रुकावट आई। उनके रास्ते में सियासतदान रुकावट नहीं बने थे, उनके रास्ते में उनके अपनी इंस्टीट्यूशन के लोग उनके लिए रुकावट बन गए थे। उनके उस वक्त के डीजी ISI जनरल महमूद वो रुकावट बन गए थे, उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज वो रुकावट बन गए थे। हमें एक नॉर्मल स्टेट बनना है। नॉर्मल स्टेट तजारत करती है, नॉर्मलाइज रिलेशंस होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसके बगैर अब ये मुल्क बच नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये निशानदेही की है जो कि मेरे ख्याल से राइटिंग ऑन द वॉल है। ये उनका एक प्लस पॉइंट है इस वक्त इंडियन मीडिया का, कि वो बिल्कुल मोदी साहब को और हिंदुत्व के आइडिया को बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ प्रमोट कर रहे हैं। इसमें वो कामयाब हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो, मैं समझता हूँ। फॉरेन पॉलिसी में भी इंडिया बहुत आगे है, इसके भी वो मुस्तहिक हैं। हिंदुस्तान की जानिब से जी ऐलान किया गया है कि हम 2024 तक पाकिस्तान से पाकिस्तान का कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान छीन लेंगे। पाकिस्तान के अक्सरीती इलाकों पर यानी बल्ले जंग बजा दिया गया है। भारत की तरफ से हम देख रहे थे मिनिस्टर है वहाँ के नितिन पटेल, उन्होंने कहा जी ये जो कश्मीर की बात की कि इसको तो हम जो है वो 2024 तक अपने साथ में ला लें। आप क्या समझते हैं कि क्या ये वे फॉरवर्ड है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि 2024 में कैसे भी करके पाकिस्तान से हम POK मतलब इंडिया जो है वो POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हाल में पाकिस्तान के पास है, और गिलगित बाल्टिस्तान मतलब वो भी ऑब्वियसली यहाँ पर कश्मीर का पार्ट है और पाकिस्तान के पास है, वो कभी भी है वो इंडिया हमला करके इंडिया में शामिल कर लेगा। अब ये पहले ऐसा हुआ करता था, आज से 3-4 साल पहले या फिर 5 साल पहले, कि ठीक है मोदी के आने के बाद भी, लेकिन अब ये जो POK वाला सिचुएशन है उसके लिए हम तैयार नहीं है। लेकिन पिछले 1-2 साल से ऐसा लग रहा है कि इंडिया जैसे इसकी पूरी तैयारी करके बैठा है, या फिर इसकी जो तैयारी है वो प्रोग्रेस में है, चल रही है, और उस लेवल का सिचुएशन है कि कभी भी इंडिया है जो अटैक करके POK ले लेगा, या फिर कहे कि पाकिस्तान को सिविल वॉर में इतना बिजी कर देगा, पाकिस्तान को सिविल वॉर में इतना बिजी कर देगा कि वो अगर मान लीजिए कि अगर इंडिया POK और गिलगित के लिए अटैक कर भी देता है तो वो जो है वो बचाने के लिए नहीं आ पाएगा, और उसके पास उस समय पर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय कि वो टुकड़ों में बट जाए, मतलब मजबूरी में ही बटेगा, कोई विलिंगली नहीं बटेगा। जैसे बलूचिस्तान हो गया, जैसे सिंधु देश हो गया, जैसे POK इंडिया ले लेगा, आज का जो पाकिस्तान का पंजाब है वो पाकिस्तान बना रहेगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। हिंदुस्तान की जानिब से जी ऐलान किया गया है कि हम 2024 तक पाकिस्तान से पाकिस्तान का कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान छीन लेंगे। पाकिस्तान के अक्सरीती इलाकों पर यानी पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके होंगे जहां पे हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा होगा, यानी हिंदुस्तान की जानिब से तबले जंग बजा दिया गया है। जंग तो कहते हैं मोदी जो है, मोदी को हम लाए हैं एक बड़े युद्ध के लिए, एक बड़ी जंग के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ करनी है हमने, उसके लिए हम लेकर आए हैं, और मोदी ने वो जंग लड़नी है। कहते हैं पहले भी मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। 5 अगस्त 2019 को हमने खत्म किया 35 से 370। अब भी हम 2024 के अंदर हम मंसूबा बना चुके हैं कि हमने ये पाकिस्तान से जंग लड़नी है। लिहाजा अब आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब तो नहीं होंगे, तब तक इमरान खान साहब और मौजूदा पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का इम्तिहान है कि इस धमकी को इजी नहीं लेना चाहिए, हरगिज भी इजी पाकिस्तान को नहीं लेना चाहिए। पर भारत की तरफ से हम देख रहे थे मिनिस्टर है वहाँ के नितिन पटेल, उन्होंने कहा जी ये जो कश्मीर की बात की कि इसको तो हम जो है वो 2024 तक अपने साथ में ला लें। आप क्या समझते हैं कि क्या ये वे फॉरवर्ड है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है उसकी एक जरूरत बन गई है कि वो रीजनल पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान के साथ आगे बढ़े, अगर उसने अपने आप को इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना है। लेकिन अभी वो स्पेस पाकिस्तान को नहीं मिल रही।
हिंदुस्तान से जो उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन मसला सिर्फ ये है, इसका सारा मलबा मैं हिंदुस्तान पे नहीं दूंगा। हमारे यहाँ भी ऐसे हॉकिश एलिमेंट हैं, जहां ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वहां हमारे अंदर से कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो मसाइल पैदा करने का सबब यूनियन मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के कपिल पटेल। कपिल पटेल कहते हैं कि हम मोदी को प्याज सस्ते करने के लिए नहीं लाए, टमाटर सस्ते करने के लिए नहीं लाए, इकोनॉमी अच्छी करने के लिए नहीं लाए। अगर आप मटन खा सकती हैं, पिज्जे खा सकते हैं, यहां लिखा गया इस खबर के अंदर कि अगर आप इतना महंगा 500-600 का पिज्जा खा सकते हैं, 700 का आप मटन ले सकते हैं, तो ये 10 रुपए के प्याज ऑनियन फॉर RS10 एंड टमाटोज फॉर 40 इज कॉस्टली फॉर अस। कहते हैं इतना महंगा महंगा मटन खा लेते हैं, पिज्जे खा लेते हैं, तो 10 रुपए प्याज महंगे हो जाएंगे, 40 रुपए टमाटर महंगे हो जाएंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा? वो कहते हैं मोदी को लाने का मकसद ये नहीं है कि आके ये प्याजों को देखें। कर सकते हैं। एक इनिशिएटिव लिया था वाजपेयी के दौर में इलाने लाहौर के साथ, आपको याद होगा, वो एक बड़ा पॉजिटिव था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर से वो सिग्नल नहीं मिल सके जो उस वक्त भारत को दरकार था। आगे निकल चुका है क्योंकि जाहिर है कि वो एक बड़ी इकोनॉमी भी है, वो एक बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन देखिए, और फिर ये कि एक डेमोक्रेसी कितनी बड़ी, इन सब को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन मेरा सवाल जो है वो आपसे ये होगा सर कि क्या आप समझते हैं अभी भी, इस वक्त भी, आफ्टर 370, और क्या जो इस वक्त हमारी पोजीशन है कि हम भारत को उस मोड़ पर ले आए कि अब वो कहते हैं कि आपका कश्मीर, पहले तो वो नारा ये नहीं लगाते थे। मैं तो एक और इस नारे पर आप क्या समझते हैं कि हम वो झंडा लहराएंगे, गजबा हिंद और कश्मीर को आजाद करवा सकते हैं, जबकि हम तो 20 मिनट के लिए हमने खड़े होना था फ्राइडे को, हर फ्राइडे को, मेरा ख्याल है शायद 4 फ्राइडे गुजरे होंगे, हम खड़े होंगे, उसके बाद वो भी खत्म। इसके बावजूद आप ऐसा समझते हैं? देखिए बात ये आलिया, मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला सिंपल ये है कि इसका फैसला कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान फैसला करेगा, क्या पाकिस्तान फैसला करेगा, या कश्मीर के लोग फैसला करेंगे? प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हम कश्मीर के लोगों की वॉइसेस को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मसूद खान, साबिक आजाद कश्मीर के सदर, साबिक चाइना के एम्बेसडर, साबिक पाकिस्तान के लिए UN के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुस्तकिल मंदूब, और दीगर भी अमेरिका के अंदर और अमेरिका से बाहर भी पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर डिप्लोमेट। पाकिस्तान ने नवंबर के अंदर उन्हें अमेरिका के लिए तैनात करने के लिए समरी जारी की, और अभी तक अमेरिका ने उसको होल्ड रखा हुआ है। हालांकि ये 3-4 हफ्तों के अंदर मामला जो है वो निमट जाता है। अमेरिका ये कहता है कि क्योंकि 2017 के अंदर ये बुरहान वानी, शहीद बुरहान वानी के हक में बयानात दे चुके हैं, ये जनाब अमेरिका के खिलाफ 1-2 दफा बात कर चुके हैं, इनका माइंड सेट जो है वो जिहादी है, लिहाजा इनको तैनात नहीं करना चाहिए बाइडन साहब को। ये जी उनके अमेरिकन कानून साज हैं, उन्होंने दफ्तर खारजा को और बाइडन को खत लिखा है, और इसके अंदर भी भारत पूरी तरह उनका बजट, उनकी फौज, उनके मुआहदे दुनिया के साथ जो उन्होंने किए हैं, आपका डिफेंस का बजट तो मैच ही नहीं करता उनके साथ। अब मसला ये है कि वो तो वेपन लगा दिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना। यूनियन मिनिस्टर जतिंदर सिंह ने कहा है कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो कश्मीर लेना, यानी पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो कश्मीर लेना जो है नेक्स्ट एजेंडा में शामिल है। और अगर इन्होंने बोला है कि POK हमारे एजेंडे में है तो 100% है। धमकी कभी भी उसको गीदड़ भपकी नहीं समझने, दुश्मन दुश्मन है, वो आपको वार करेगा, और पहले भी। लिहाजा ये तो आर्म फोर्सेस को अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि कभी भी POK जो है वो इंडिया में शामिल हो सकता है, और इंडिया के कई सारे मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग अमित शाह, राजनाथ सिंह, इवन हमारे जो NSA है अजीत डोभाल, वो भी कई बार ऐसी चीज़ें बोल चुकी है कि भाई कभी भी हो सकता है, और इसका मतलब ये हो सकता है कि इसकी तैयारियाँ चालू है। अब देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मान लीजिए कि भारत ने तैयारियाँ सबसे मतलब जो कहा जा रहा है उस हिसाब से शुरू कर भी दी है, तो पता नहीं कब होगा, और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट की जाए। और जब ये सिचुएशन क्रिएटेड होगी पहले से और पाकिस्तान उसमें बिजी होगा, हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी ISI वहीं पर बिजी हो, तब हो सकता है कि इंडिया जो है यहाँ पर आसानी से POK और GB ले सकता है।
सबसे कम नुकसान के साथ। क्योंकि देखिए जब इंडिया अटैक करेगा ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होगा डेफिनेटली इंडिया का भी नुकसान होगा, लेकिन हो सके इतना कम नुकसान के साथ यहाँ पर अगर पीओके और जीबी मिल जाता है तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। यूनियन मिनिस्टर जतिंदर सिंह ने कहा है कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो कश्मीर लेना, यानी पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो कश्मीर लेना जो है नेक्स्ट एजेंडा में शामिल है। जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर से यानी कि जम्मू सीट से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इनको एजेंडा तो बहुत क्लियरली पता है, राइट। और ये मोदी और अमित शाह की गवर्नमेंट में एक चीज बहुत क्लियर है, सारे मिनिस्टर्स को सब कुछ नहीं पता होता, सीक्रेट चलती है इनकी और इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। जितेंद्र सिंह ये इन्स एंड आउट्स जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी की, और अगर इन्होंने बोला है कि पीओके हमारे एजेंडे में है तो 100% है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो इन चीजों पे जो उन्होंने इसी चीज पे उसी जहां पे इन्होंने बोला वहीं पे उन्होंने ये भी बोला उसी सेम स्पीच में कि पीओके वापस कैसे आएगा। उनका बजट, उनकी फौज, उनके मुआहदे दुनिया के साथ जो उन्होंने किए हैं, आपका डिफेंस का बजट तो मैच ही नहीं करता उनके साथ। अब मसला ये है कि वो तो वेपन लगा दिए, अगर जंग हुई खुदा ना खास्ता को 1-1.5 अरब इंसान चला जाएगा दुनिया से, मतलब अल्लाह ना करे कभी ऐसी धमकी कभी भी उसको गीदड़ भपकी नहीं समझने, दुश्मन है, वो आपको वार करेगा और लिहाजा ये तो आर्म फोर्सेस को अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए, डिप्लोमेटिक ग्राउंड आपको तैयार करनी चाहिए। लेकिन क्या हमारे हुक्मरान के मुंह में ये जबान नहीं थी कि वो निकल के कहता है कि ये नफ नफ, लेकिन आपकी शक्ल से लगता है कि आप माफी मांग रहे हैं। ये दुख है सबसे बड़ा। किसी और हम शुरुआत से सुनते आए कि 370 हटेगी, लेकिन किसी और गवर्नमेंट में ये हिम्मत नहीं थी कि 370 हटाए। ये हिम्मत हमारे अंदर थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी में थी, और अब ये पीओके भी वापस लेके हम ही दिखाएंगे। तो बहुत कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट था और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तानी साइड से हमने बहुत ज्यादा इस पर रिएक्शन देखा नहीं है, हालांकि कुछ चीजों पे और रिएक्शन जरूर आया है। विंग कमांडर अभिनंदन अब ग्रुप कैप्टन हो गए, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र मिला, पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया, लेकिन इस स्टेटमेंट पे रिएक्शन नहीं देखा हमें बहुत स्ट्रॉन्ग, कि अगर ये गवर्नमेंट हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से कतराती नहीं है। बिल्कुल ठीक, लेकिन खैर यहाँ पे वाकई आप ठीक कह रहे हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया पाकिस्तान ने। हो सकता तो बात को रोकने के लिए भी हो सकता है कि किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देगा। क्या वो 370 के ऊपर भी इसी तरीके से सोचेंगे? क्या 370 के लिए भी यही कुछ होगा कि ठीक है कश्मीर में दोबारा से कर दिया जाए? मुझे शक है कि असदुद्दीन ओवैसी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, वो भी दोबारा 370 लगा पाए, क्योंकि वो अब आप कांग्रेस को तो भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस, फॉरगेट अबाउट समाजवादी पार्टी और एनी अदर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं। असदुद्दीन ओवैसी अगर बन जाएं तो भी नहीं हटा सकते, क्योंकि जिसने वो 370 दोबारा लगाने की कोशिश की, इतना पॉपुलर मूव था, मिठाइयां बांटी जा रही थी, पटाखे जलाए जा रहे थे, ऐसा पॉपुलर मूव, और आज तक वो मूव पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं। तो मुझे नहीं लगता 370 को रिमूव करना पॉसिबल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी, मैं उनका कोई फैन नहीं हूं, मैं उनका कोई सपोर्टर नहीं हूं, मैं बीजेपी के ऑफिस आज तक गया नहीं। फैक्ट रिमेंस, मेरे ऊपर पता नहीं कितने सारे लोग मेरे ट्विटर पे और वो मेरे यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, तू मोदी की वो क्यों करता है ये वो। भाई मैं सच बोलूं ना, अच्छा मैंने कई जगह पे मैंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की भी तारीफ की है, तो क्या मैं उनकी पार्टी में था? क्या मैं कांग्रेस का मेंबर था? नो। द फैक्ट इज कि ये है, जो सच है वो ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत हाई है, एंड ही नोज, उन्हें पता है कि पॉपुलैरिटी हाई मुझे कैसे रखनी है, उसके तरीके उनके पास हैं। लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ, हाफिज सईद को फिलहाल गिरफ्तार किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है। हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका होने का मतलब क्या है? ऑब्वियसली भारत के हवाले से वो बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट हैं कि हाफिज सईद के पीछे 2 एजेंसियां लगी हुई हैं, एक CIA लगी हुई है और एक रॉ लगी हुई है, दोनों का आपस में गठजोड़ भी है। पाकिस्तान के अंदर हालात को खराब करके इंडिया अपनी कोल्ड स्टार्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन को अप्लाई करेगा। लाहौर में बड़े सालों के बाद कोई वाकया हुआ है नाजरीन, और ये छोटा वाकया नहीं है, किसी की रेजिडेंशियल प्लेस पे जाके
नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर बम धमाके होना कोई बड़ी बात नहीं है और इंडिया के जो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया जो एक्टिविटी करने वाले लोग जो थे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर से करने वाले हो या फिर दूसरी जगह से करके, भारत जैसी जगह से करके पाकिस्तान में जाके छिपे हो, उनको अब सीधा मारा जा रहा है। और मैं कुछ दिनों पहले ही बोल रहा था कि ये भी न्यूज़ कभी भी आ सकती है कि हाफिज़ सईद, मौलाना मसूद अज़हर, वो लखवी या फिर को हो सकता है दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का कभी भी न्यूज़ आ सकती है कि भाई उनकी बेड के नीचे बम फट गया है। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि हाफिज़ सईद के घर के आसपास एक धमाका हुआ है। अब हाफिज़ सईद, एक तो वो लाहौर में सबसे सिक्योरिटी जो पाने वाला जो राज्य, उसके अलावा हाफिज़ सईद, उसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है, उसको ISI की भी सिक्योरिटी मिलती है, पाकिस्तानी आर्मी की भी सिक्योरिटी मिलती है और उसकी पर्सनल सिक्योरिटी भी होंगी। और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उसके आसपास, अब देखिए उसके आसपास वाले जो लेफ्ट एंड राइट हैंड वाले तो कई सारे लोग मारे गए हैं, अब ये बचा है। इसके आसपास बम धमाका होना मतलब ये बहुत बड़ी बात है। रॉ का अच्छा खासा यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका हुआ है। हाफिज सईद को फिलहाल गिरफ्तार किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है। हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका होने का मतलब क्या है? यह पाकिस्तान के लिए कितनी खतरे की बात है? हाफिज सईद गिरफ्तार है या नजरबंद है? अच्छा, बाज़ इत्तलात के मुताबिक जिस जगह धमाका हुआ हाफिज सईद वही नजरबंद है और बाज़ इत्तलात के मुताबिक उनको किसी खुफिया मकाम पे मुंतकिल किया गया है, क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी है इनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। इतना बड़ा सवाल उठा दिया है कि इतने सिक्योरिटी एहलकार होने के बावजूद एक मोटरसाइकिल वाला 3 दफा वहां से गुजरा, किसने उसको रोका नहीं, बिलाखिर वही मोटरसाइकिल वाला फट गया। यानी एक बात तो इस औरत के बयान के मुताबिक साबित होती है कि यह खुदकुश हमला था और जो तबाही हुई है उसके मनाजर में आपको यहां दिखा नहीं सकता। मेरे दिल में पता नहीं कहीं से बात आई कि यार ये अमेरिका जो है ना वो यार ये और ये रॉ मिलके ये अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और वही करना हुआ। मैं तो चाहता हूं मेरे दिल की बात झूठी हो जाती। वो जनाब धमाका हो गया लाहौर में, इतने लोग जख्मी हुए, बेचारे कुछ शहीद भी हो गए। अच्छा, अब होता यह है नाजरीन कि हाफिज सईद के पीछे 2 एजेंसियां लगी हुई हैं, एक CIA लगी हुई है और एक रॉ लगी हुई है, दोनों का आपस में गठजोड़ भी है। ठीक हो गया। आप मुझे यह बताएं हाफिज सईद कितने अरसे से वहां पर रह रहा था? अच्छा, इससे पहले हाफिज सईद तो नजरबंद भी नहीं थे, ठीक है, वो तो खुलेआम जलसों में भी जाते थे, तब हमला क्यों नहीं किया गया? ये जिस रोज पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर रहा है उससे अगले ही रोज ये धमाका हो जाना ये कोई इत्तफाक की बात थोड़ी है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए CIA और रॉ इनका गठजोड़ बन चुका हुआ है। मेरे मुंह में खाक, मैं नहीं चाहता मेरी बात दुरुस्त साबित हो, या अल्लाह मेरी बात गलत साबित हो। अब पाकिस्तान में दोबारा से एक दफा दहशतगर्दी को जन्म देने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी पाक फौज को, अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी ISI को। 2 तरह से प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। एक तो पाबंदियां, ये बड़ी पुरानी बात है, अब की बात नहीं है। मैंने को 2-3 महीने पहले प्रोग्राम किया था और मेरे प्रोग्राम में एक बहुत ही सीनियर सफारतकार ने आके कहा था कि भाई पाकिस्तान से अमेरिका अड्डे मांगेगा, तब ये बात भी नहीं हुई थी अड्डों वाली। और हाफिज सईद एक यूं कह लें कि एक तरह से टेस्ट केस होगा हमारे लिए। हमें ये देखना होगा कि इसके पीछे एग्जैक्टली कौन है, इनके हैंडलर्स पाकिस्तान में क्या हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक्टिव हो चुकी होंगी। लाहौर में बड़े सालों के बाद कोई वाकया हुआ है नाजरीन, और ये छोटा वाकया नहीं है। किसी की रेजिडेंशियल प्लेस पे जाके, और हाँ सिक्योरिटी पे सवाल उठते हैं, उस पर तो मैं सवाल उठाऊंगा, चाहे वो वहां पे जो भी था, वहां पे किसी भी एजेंसी का आदमी वहां पे सिक्योरिटी का फराज अंजाम दे रहा था, मुझे लगता है गफलत है। ये एक बात मुसल्लम है। जो लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट की जो सिग्निफिकेंस है, जो अहमियत है, वो बढ़ गई है, क्योंकि उस ब्लास्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो कालिदम लश्कर तैयबा जो है उसके जो लीडर हाफिज सईद हैं, उनकी रहायश वहां पे थी। दिया हुआ है ऑब्वियसली भारत के हवाले से वो बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट हैं कि माजी में ये जिहाद वाली
और कश्मीर के अंदर जहाद करने की वो सारी बैकफायर कर गई, और वो जो चीजें हमारे लिए हम एसेट समझते थे वो सारी लायबिलिटी बन गई। और अगर हमने अफगान जहाद के फौरन बाद ये सारी चीजें रिवर्स कर लेते, मुआशरे के अंदर कलेक्शन को बंद कर देते, ड्रग्स कल्चर बंद हो जाता, जहाद ना होता, मदरसास को हम मेन स्ट्रीम कर लेते इन टर्म्स ऑफ उनको यूनिवर्सिटीज बना लेती, हुकूमतें वहां पे अपने कंट्रोल कर लेती और स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी जाती, तो हमारा मुआशरा बहुत सारी खराफात से बच सकता था। लेकिन हमने वो हम ना बच सके उससे, और फिर नुकसान ये हुआ कि हमारे मुआशरे में तोड़ फोड़ हुई, नुकसान ये हुआ कि हमारे घर जले, लोगों की जानें गई, नुकसान हुआ, और बाद में पता चला कि भाई ये तो हमें तो इस साइड पे खड़ा होना चाहिए था और हम किधर चले गए। बल्कि आज भी कंफ्यूजन है जब हमारा वजीर आजम और वजीर खारजा कहते हैं कि अलकायदा उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं, या उसको शहीद या दहशतगर्द कुछ भी नहीं कहते, खामोश रहते हैं। और ये बात तो अब इंडियन जनरल के बयान से साबित आ गई कि ये लोग एक बहुत बड़ा विंग बनाए हुए हैं दहशतगर्दी का, जिसका काम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना है। दहशतगर्दी किधर हो रही है? दहशतगर्दी टीटीटी के जरिए हो रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जरिए हो रही है, और कराची में हो रही है। और ये तीनों वाकयात, ये सारी इंसर्जेंसीज और बगावतें और अर्बन वॉर और फोर्थ जनरेशन वॉर, ये सब कुछ वो है कि जो हम इतने बरस से ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर हालात को खराब करके इंडिया अपनी कोल्ड स्टार्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन को अप्लाई करेगा। यानी जैसा मशरकी पाकिस्तान में इन्होंने किया था कि मुक्ति बानी के गुंडे और दहशतगर्द भेजकर पहले पाक फौज को फंसाया, उसके बाद चारों तरफ से फौजें लेके अंदर दाखिल हो गए। ये S-400 इंडिया को डिलीवर हो चुका है, और S-500 सुना है कि डिलीवर हो सकता है, क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन वो इंडिया आ रहे हैं। अब S-500 जो है वो एक जारी बात, ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और ये इंटरसेप्ट कर सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को, और एयरक्राफ्ट्स को भी ये कर सकता है। 500 कोई आम दिफाई निजाम नहीं है, S-500 एक बहुत ही शानदार निजाम है। तो जनाब वाला ये खबर ये है, India likely to be the first customer of S-500 missile defense system, Russian Deputy PM। अब जो ये रशियन डिप्टी पीएम है नाज़रीन, इसका ये कहना है कि भारत वो पहला मुल्क हो सकता है जो कि रूस का बना हुआ S-500 डिफेंस सिस्टम, यानी कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो खरीदे। और भारत को काफी ज्यादा चाइना से थ्रेट रहता था। अब भारत के पास S-500 मिसाइल सिस्टम आएगा तो आप देखिए कि किस तरह भारत जो है चाइना, पाकिस्तान और तालिबानों को थ्रेट करेंगे। और अमेरिका भी किसी तरीके से रशिया के ऊपर ना ही भारत के ऊपर पाबंदी लगाएगा, क्योंकि S-500 मिसाइल सिस्टम अगर भारत को मिलता है तो ये अमेरिका के फायदे में है। एक तो भारत इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, दूसरा चाइना के खिलाफ करेगा, तीसरा तालिबानों के खिलाफ करेगा। तो ये नमस्कार दोस्तों, S-400 के बाद S-500 कभी भी भारत को मिल सकता है, और यहाँ पर यही चर्चा हो रही है कि फिर से इस चर्चा ने स्पीड पकड़ी है कि S-500 जिसका फर्स्ट क्लाइंट जो है या फिर कस्टमर जो है वो इंडिया हो सकता है। अब देखिए, S-400 की तो हिस्ट्री है, ठीक है, रशिया खुद उसको यूज़ करता है, उसके अलावा टर्की जैसे कंट्री, चाइना जैसे कंट्री ने भी उसको परचेस करके रखा है। S-400 को इंडिया ने भी परचेस कर रखा है, लेकिन S-500 की किसी भी कंट्री के परचेस की न्यूज़ नहीं आ रही है, या फिर इवन गॉसिप भी नहीं हो रही है, कोई वैसे भी न्यूज़ नहीं आ रही है सिवाय इंडिया। हो सकता है कि S-500 भी इंडिया परचेस कर ले। अब S-400 इतना सटीक है तो हो सकता है कि S-500 का भी सटीक होना ऑब्वियस है, क्योंकि S-400 की जो भी क्वालिटी होंगी वो तो डेफिनेटली यहाँ पर आएगी, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा कुछ टेक्नोलॉजी डेफिनेटली होगी जो भी यहाँ पर इन्वॉल्व की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि रशिया और इंडिया के बीच में रिलेशन और मजबूत होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए उतनी ही ये न्यूज़ ख़राब है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। S-400 इंडिया को डिलीवर हो चुका है, और S-500 सुना है कि डिलीवर हो सकता है, क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन वो इंडिया आ रहे हैं। अब S-500 जो है वो एक जारी बात, ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और ये इंटरसेप्ट कर सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को, और एयरक्राफ्ट्स को भी ये कर सकता है। देखिए, जैसे मैंने S-500 की बात की, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर पुतिन आ रहे हैं अगले महीने
तो वो हो सकता है कि वो ये चीज ऑफर करें, सुनने में आ रहा है कि वो ऑफर कर सकते हैं। S-400 क्योंकि आ चुका है, उसके जो इनिशियल इक्विपमेंट चीजें आ चुकी हैं, और मैंने जैसे पहले भी कल भी एक वीडियो में कहा था कि इंडिया जब पुतिन आ रहे हैं इंडिया में, तो वो बेसिकली ये बता रहे हैं आके कि भाई हाँ, हमारा आपका एक्चुअल कोऑपरेशन हो सकता है, और वो पाकिस्तान नहीं आते। उसकी वजह यह है कि बिकॉज वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक सीरियस कंट्री, आपको पता है कि इंडिया 4 और एडवांस्ड हेरोन सर्विलेंस ड्रोन जो है वो इसराइल से ले रहा है, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, और ये सर्विलेंस मिशन के लिए। अभी देखें, अभी तो सिचुएशन ये है कि जितना मिलिट्री हार्डवेयर सेल हो रहा है, अब आप देखें ना कि पाकिस्तान तो उसमें बोल भी नहीं रहा, पॉइंट भी नहीं हमारा तो आ रहा, और ना ही हमसे वो बात कर रहे हैं। उस वक्त ये था कि जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की वायलेशन वो अमेरिका ने कर रहा था, बिकॉज वो एक जो सिविल न्यूक्लियर डील के वायदे कर रहा था, तो वो अमेरिका ने कर लिए, पाकिस्तान ने कहा जी ये डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटस है। तो उस वक्त तो अमेरिका हमारी थोड़ी बहुत सुनता था, आज तो अमेरिका हमारी बिल्कुल ही नहीं सुनता। सो ये जो चीज है, मैं समझता हूं कि ये जो S-500 हम खरीद नहीं सकते, बल्कि S-400 भी हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि अगर इंडिया जो है वो 5 S-400 ले रहा है तो उसमें वो तकरीबन $5.2 बिलियन की डील है। तो अभी जो 5 ड्रोन्स वो लेंगे, तो अगर S-500 वो लेते तो इससे भी बड़ी डील होगी ऑब्वियसली। सो ये जो एक चीज है, ये पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किल में डालती है, और हमारी जो हम समझते हैं कि खित्ते में आइंदा आने वाले दिनों में एक आर्म्स रेस जरूर शुरू होगी। S-500 तो वैसे बहुत शानदार डिफेंस सिस्टम है, ये सैटेलाइट तक को टारगेट कर सकता है। मिसाल है कि 500 किलोमीटर तो ये जेट को रोक सकता है, इसकी वैसे ये 600-700 किलोमीटर तक भी टारगेट्स को जो है टारगेट कर सकता है। इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो उसको वो ले रहे हैं एज ए पार्टनर टू इंगेज टू डील विद चाइना। ये और नंबर 3 नाज़रीन, जो दावा भारत कर S-500 तो वैसे बहुत शानदार डिफेंस सिस्टम है, ये सैटेलाइट तक को टारगेट कर सकता है। मिसाल है कि 500 किलोमीटर तो ये जेट को रोक सकता है, इसकी वैसे ये 600-700 किलोमीटर तक भी टारगेट्स को जो है टारगेट कर सकता है। तो 400 से लेकर 600 किलोमीटर तक ऊपर आपकी ये सैटेलाइट्स जो है ना वो जमीन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो S-500 के लिए बड़ा आसान है किसी भी मुल्क के सैटेलाइट को टारगेट करना और टारगेट करके हिट करना। S-500 के लिए बहुत आसान है। भारत को अमेरिका ने खुली छूट दी है कि वो रशिया से S-500 मिसाइल सिस्टम परचेज कर ले। S-500 मिसाइल सिस्टम से भारत किसी भी मिसाइल को 500 से 600 किलोमीटर की रेंज के अंदर बिल्कुल तबाह कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, ये तो हुआ रशिया के साथ मामला। अब देखिए कि आज की दुनिया में जो जंग करने का तरीका है वो तब्दील हो चुका है। वो इस तरह के सैटेलाइट की मदद ली जा रही है, और सैटेलाइट की मदद से दुश्मन की पोजीशंस को जो है ट्रैक करके उनके ऊपर हिट किया जाता है। जैसे कि तालिबानों और पाकिस्तान के नेक्सस को दुनिया गलत मैनिपुलेट कर रही है कि चाइना ने अपने सैटेलाइट की मदद से पंजशीर वैली के जितने भी जंगजू बैठे हुए थे उनकी लोकेशन ट्रैक करके पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान ने उस लोकेशन को तालिबानों के साथ शेयर किया, और तालिबानों ने उस लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए पंजशीर वैली को कैप्चर कर लिया। अब भारत ने अमेरिका के साथ बड़े एग्रीमेंट किए, जिनमें लेम्बा, बेका, कमकासा और इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट हैं जो भारत को रियल टाइम डाटा देगी। यानी कौन सा दुश्मन भारत का कहां बैठा हुआ है, अमेरिका उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगी।